दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो जजों ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों के फैसले की बम्बैया भाषा में वाट लगा दिया है। जी हां, राइट टू नो और राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ऐतिहासिक फैसला आया था, उस फैसले की ऐसी तैसी दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो मिलाडों ने कर दिया है। और केस था पीएम केयर फंड को लेकर। इस देश में दो मामले यानी अमृतकाल के दो केस ऐसे हो गए हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी होते जा रहे हैं। जो चीज जितनी आसान होनी चाहिए विश्व गुरु की छत्र छाया में या फिर उन्हें बचाने वाली माया ने उससे उतना ही कठिन बना दिया है। पहली है साहेब की डिग्री और दूसरा बन गया है पीएम केयर फंड। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने जो कहा है उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट के ये 5 मिलाड सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन सी कानून की किताब पढ़ के आए हैं भाई। क्या हमारी पढ़ाई में कहीं कोई कमी रह गई थी जो हम लोकतंत्र को समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए। पूरी कहानी बड़ी रोचक है, एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे केंचुआ की। केंचुआ के अधिकारियों को आजीवन बचाने का जो जुगाड़ मोदी सत्ता ने बनाया था, उस जुगाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस पर भी सवालों की बौछार करेंगे। वीडियो काफी जोरदार है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और उसके लपड़ झंडिस पैदा किए गए हैं। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोविड-19 की महामारी तो याद ही होगी। वो अलग बात है कि भारतीयों की याददाश्त बड़ी कमजोर बताई जाती है, बहुत जल्दी इतिहास भुला जाते हैं। मगर फिर भी आम आदमी की माली हालत उस दौरान क्या हुई थी या बना दी गई थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और समझने वाली बात यह है कि शुरुआती चरण में ही यानी अभी सरकार की तरफ से कोई भी काम जमीन पर दिखा नहीं मदद वाला, और 56 इंच वाले भक्तों के भगवान अपना गमछा पसार के देश की जनता से पैसा मांगने लगे। इसी वक्त उन्होंने आपदा में अवसर का नारा भी दिया। लोगों को लगा कि जनता के लिए है। उस दौर में लोग समझ नहीं पाए कि हुजूर अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, यानी आपदा आई है तो उस आपदा में पीएम केयर फंड बनाओ, देश की जनता से पैसा लो, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लो, सरकारी संस्थानों से भी पैसा लो, इनसे भी पेट न भरे तो चीनी कंपनियों से पैसा ले लो। जी हाँ, हुजूर ने हर जगह से पैसा बटोरना शुरू किया और बटोरने के बाद उस पर कुंडली मार के बैठ गए। सवाल यह भी उठा कि आपदा आती है तो सरकार पहले अपनी तरफ से बचाव के मदद के सारे उपाय करती है, खर्चा करती है। जब उसे लगता है कि उसकी झोली खाली हो रही है तब सरकार जनता के पास जाती है। लेकिन यहाँ तो हुजूर ने कोई भी मदद करने से पहले ही खुद मदद का गमछा फैला दिया। शायद उन्हें मालूम था कि लंबा लॉकडाउन लगाना है और कुछ दिन बाद लोग खुद ही भिखमंगे हो जाएंगे, खुद एक दूसरे से मांगने लग जाएंगे, तो फिर मेरी झोली कैसे भरेगी। इसलिए हुजूर ने महामारी फैलने से पहले ही अपना गमछा फैला दिया और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए बटोर के उस पर कुंडली मार के बैठ गए। कुंडली मार के बैठने का मतलब यह है कि कितना आया, कहां गया, कैसे कैसे खर्चा हुआ, यह हिसाब पिछले 5-6 साल से देश की जनता मांगने की कोशिश कर रही है, मगर मिलिया नहीं रहा है। कभी कह दिया जाता है कि तो प्राइवेट फंड है जी, तो कभी अलग अलग बहाने देकर वही खाता छुपाने की कोशिश होती है। अब जरा कहानी समझिए। पीएम केयर फंड को इनकम टैक्स से छूट मिली थी। अब जाहिर सी बात है, अगर छूट मिली है तो छूट पाने के लिए पीएम केयर फंड की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई आधार बताया गया होगा ना कि देखो देखो इसको देखो, हमको छूट दे दो। दस्तावेज दिए गए होंगे कि हमें छूट क्यों मिलनी चाहिए। आरटीआई आवेदक गिरीश मित्तल ने यही सवाल पूछा था। इस पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इनकी बात को मानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि आप जानकारी उपलब्ध कराइए कि किस आधार पर आपने पीएम केयर फंड को इनकम टैक्स में छूट दिया। अब जैसे ही ये निर्देश सामने आया, हाहाकार मच गया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जनवरी 2024 में सिंगल जज ने इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को रद्द कर दिया और कह दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस दस्तावेज के आधार पर पीएम केयर फंड को इनकम टैक्स में छूट दिया, इसकी जानकारी वो किसी को देगा कि नहीं देगा, इसका फैसला डिपार्टमेंट ही करेगा, यानी केंद्रीय सूचना आयोग नहीं कर सकता। इनकम टैक्स की धारा 138(2) को आरटीआई एक्ट की धारा 22 पर भारी बता दिया गया। आसान भाषा में कह दिया गया कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ जानकारी छुपाना चाहता है तो आरटीआई जोर लगा के उसे निकलवा नहीं सकता। इसके खिलाफ मित्तल ने डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की पीठ में अपील किया और उसी अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने इतिहास बना दिया है। और सुनवाई के दौरान ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी किया कि पीएम केयर फंड भले ही एक न्यायिक या सरकारी संस्था हो, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निजता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही पीएम केयर फंड राज्य का है, लेकिन केवल इसलिए कि वो एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और कुछ सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता
करता है उसका अपना निजता का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजता की रक्षा की जानी चाहिए। पीएम केयर फंड जो कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसको यह सुरक्षा कैसे दी जा सकती है? हाईकोर्ट का कहना था कि पीएम केयर फंड एक कानूनी इकाई है, परंतु सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निजता का अधिकार उसको प्राप्त है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही पीएम केयर फंड एक सरकारी संस्था हो, उसे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर फंड को कानूनी यानी सरकारी संस्था के रूप में चिन्हित कर दिया। इनके अनुसार पीएम केयर फंड की अपनी एक अलग पहचान है, जिसके चलते पीएम केयर फंड के पास निजता का अधिकार है। और दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो जजों का मानना है कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के तहत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसे आरटीआई के तहत लाना जरूरी नहीं हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि अगर पीएम केयर फंड एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो फिर इसका निर्माण किस कानून या संसद के अधिनियम के तहत हुआ? और अगर पीएम केयर फंड सरकारी संस्था नहीं है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी क्यों हैं? और इसके नाम में प्रधानमंत्री यानी पीएम क्यों जुड़ा है? आखिर इस अपनी पहचान वाली संस्था का ऑडिट कौन करता है? सीएजी क्यों नहीं करती है? और यदि पीएम केयर फंड को राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, तो क्या यह अधिकार पब्लिक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अन्य मामलों में भी लागू होना चाहिए? आखिर पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर रखने का ठोस संवैधानिक आधार क्या है, जबकि इसके जो ट्रस्टी हैं वो देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं? क्या भारत में और भी कोई ऐसा फंड है जो पूरी तरह से सार्वजनिक आपदा के लिए हो, यानी जनता द्वारा जनता के लिए हो, जनता से पैसा जुटाकर जनता के लिए खर्च करने की बात कही गई हो और उसे आरटीआई के बाहर रखा गया हो, यानी लोगों को जानकारी नहीं दी जाएगी? जब इस फंड में सरकारी उपक्रमों ने भी योगदान दिया है, यानी पैसा दिया है या फिर उनसे पैसा ले लिया गया, तो क्या यह पब्लिक मनी की श्रेणी में नहीं आता? आखिर पीएम केयर फंड के खर्चों पर संसद में सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है? क्या यह लोकतांत्रिक जवाबदेही से बाहर की व्यवस्था नहीं है? अगर यह फंड सरकार से अलग है, तो सरकारी वेबसाइटों, सरकारी अपीलों और सरकारी विज्ञापनों में इसे प्रमोट क्यों किया गया? क्यों हर जगह फैला के पैसा मांगा गया? आखिर इस तरह के फंड का निजता का अधिकार देश की जनता के जानने के अधिकार से ऊपर कैसे हो सकता है? अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि पीएम केयर फंड में किसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा आया और कहां कहां खर्च हुआ, तो उसे कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर फंड के मामले में कहा कि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि पीएम केयर फंड के पास राइट टू प्राइवेसी है, यानी निजता का अधिकार है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत राजनीतिक दलों को जो लोग चंदा दे रहे थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता का जानने का अधिकार बड़ा है, दानदाताओं का नाम छुपाना नहीं। जरा याद कर लीजिए, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सीधे सीधे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की गोपनीयता मतदाता के जानने के अधिकार यानी राइट टू नो से ऊपर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश की जनता का जो जानने का अधिकार है, राइट टू नो, वो बड़ा है राजनीतिक पार्टियों के चंदे की गोपनीयता से ज्यादा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के ये दो मिलाड कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड की गोपनीयता बड़ी है देश की जनता के जानने के अधिकार से ज्यादा। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वोटरों को यह जानने का हक है कि किस पार्टी को किसने और कितना पैसा दिया। साथ में यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता भ्रष्टाचार, क्विड प्रो क्यो यानी लेन देन की राजनीति को बढ़ावा देती है। और आपने देखा, जब आंकड़े सामने आए तो पता चला कि कैसे बड़े बड़े धन्ना सेठों की कंपनियों ने करोड़ों रुपए सत्ताधारी दलों को दान किया और उसी के आसपास धन्ना सेठों को बड़े बड़े टेंडर मिले। सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगे, पहले डराने धमकाने, गिरफ्तार करने के और फिर चंदा मिलते ही छोड़ देने के या फिर जमानत मिलने के, धन उगाही के आरोप लगे। यहां भी मोदी सरकार ने कहा कि जो दानदाता है उनकी पहचान छिपाना उनकी निजता के लिए जरूरी है, मगर कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक चंदा कोई निजी लेन देन नहीं है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है और कंपनियों को असीमित पॉलिटिकल फंड की परमिशन देना राजनीतिक समानता के खिलाफ है। यानी जो सत्ता में है उसको भर भर के पैसा मिल रहा है और जो विपक्ष में है उनकी झोली खाली रह जाएगी। देश में तमाम ऐसी बड़ी विपक्षी पार्टियां रहीं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कुछ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, सरकारी ठेका हो या मुकदमों से बचाने या मुकदमों में फंसाने का मामला, जो सरकार में है वही किसी को फंसा सकता है, बचा सकता है, किसी को डरा के जेल भेज सकता है और किसी को धंधा दे सकता है, किसी का धंधा बिगाड़ सकता है। तो जो देगा वही तो पाएगा। वही खेल इलेक्टोरल बॉन्ड में निकलकर सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ कहा था कि देश की जो जनता है उसका जानने का अधिकार बड़ा है दानदाताओं की प्राइवेसी से। मगर दिल्ली हाईकोर्ट अब पीएम केयर फंड के मामले में कह रहा है कि नहीं, पीएम केयर फंड की प्राइवेसी बड़ी है
लोगों के जानने के अधिकार से। जबकि समझने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में तो गिने चुने सेठ और कंपनियां डोनेशन दे रहे थे, यहां तो अपने विश्वगुरु ने देश की आम जनता से करोड़ों लोगों से पैसा लिया, देश की सरकारी कंपनियों से पैसा लिया, और तो और चाइना की कंपनियों से भी पैसा लिया। अरे चौंकिए मत, हमने पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया दान किया था। अकेले टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपया, यानी जिस टिकटॉक को बैन किया गया उसने 30 करोड़ दिया। Xiaomi ने 10 करोड़, हुआवी ने 7 करोड़, OnePlus ने 1 करोड़ और ओप्पो ने भी 1 करोड़ दिया। ये लेन देन तब हो रहा था जब भारत चीन की सीमा पर भारत के 20 जवान चीन ने शहीद कर दिए थे। अब जरा सोचिए, जनता पैसा दे सकती है, जनता के दम पर बनी सरकारी कंपनियां पैसा दे सकती हैं, लेकिन वही जनता पीएम केयर फंड का हिसाब मांग नहीं सकती। और तो और हाईकोर्ट में बैठे जज लोग भी सरकारी भाषा बोलते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या चीनी कंपनियों का डोनेशन न खुल जाए, इनके अलावा और किन किन से पैसा लिया है वो न खुल जाए, देश को पता न चल जाए कि कहां कहां से पैसा जुटाया था और उस पैसे के कहां कहां लगाया था। इन सब को छुपाने के लिए क्या ये तमाम तिकड़म लगाए जा रहे हैं, और क्या इसमें हाईकोर्ट के जज भी शामिल है? वरना सोचिए, यदि ना होते तो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस इनकी तुलना में प्रथम दृष्टया नर्म नजर आता है, मगर वहां पर जनता के जानने का अधिकार बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और यहां जबकि सीधे सीधे जनता की भागीदारी है तो एक फंड को निजता का अधिकार ज्यादा हो गया, जनता के जानने का अधिकार छोटा बता दिया गया। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जिन 2 जजों ने यह फैसला दिया है, इन मिलाड़ों का नाम याद रखिए, चेहरा भी याद रखिए, और ध्यान रखिए कि भविष्य में क्या इन्हें कोई बड़ा इनाम मिल रहा है या उनके लोगों को किसी तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। न्यायिक मामलों पर बारीकी से नजर रखने वाले पत्रकार सौरभ दास ने लिखा है कि पीएम केयर फंड को निजता का अधिकार है। ऐसे जजों पर शर्म आती है जिन्होंने अपनी रीढ़ और नैतिक दिशा पूरी तरह से खो दिया है। इनके कार्यों को शब्दों में बयां करना असंभव है। जब सब कुछ डूब रहा हो तब भी इसे कहना बौद्धिक बेईमानी की पराकाष्ठा है। आशा है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो प्रमोशन मिले जिसके लिए वो शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी सबको ये भरोसा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जिन जजों ने ये बातें कही हैं उन्हें इनाम मिल सकता है। अब जरा इधर देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। यानी जब सब कुछ जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो जनता को मालूम होना चाहिए क्योंकि वही मालिक है। मगर यदि लोकतंत्र की प्रक्रिया अमृतकाल में भी चलती रहे तो फिर काहे का अमृतकाल? मोदी सत्ता ने साल 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा और शर्तें तथा कार्यकाल को लेकर कानून बना दिया और इसकी धारा 16 में प्रावधान कर दिया कि फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद कोई भी कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं करेगा जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यानी अभी जितने भी कानून मौजूद हैं उन सबको धत्ता बताते हुए मोदी सत्ता ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को अभूतपूर्व संरक्षण देने का काम किया और कह दिया कि जो वर्तमान चुनाव अधिकारी हैं उनके खिलाफ न तो अभी कोई कार्रवाई हो सकती है न ही रिटायरमेंट के बाद, यानी उन्हें आजीवन कानूनी इम्यूनिटी दे दी गई। उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी और कहा गया कि अगर ये लोग पद पर रहते हुए कुछ गलत करते हैं, कोई आरोप लगता है और इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, ये तो पूरी तरह से स्वतंत्रता के नाम पर छूट दी जा रही है जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक संवैधानिक संस्था है, तो क्या उसके अधिकारियों को पूरी जिंदगी के लिए कानूनी छूट देना कहीं संविधान में लिखा है? आखिर किस आधार पर मोदी सत्ता ने दे दिया? जब सुप्रीम कोर्ट के जजों तक के खिलाफ महाभियोग और जांच का प्रावधान है तो चुनाव आयुक्तों को उनसे भी ज्यादा सुरक्षा क्यों दी जा रही है? सोचिए, अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने बीजेपी आरएसएस के कथित फायदे के लिए उनके इशारे पर घोर आपत्तिजनक आदेश दिया जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में। तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने उस जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग और जांच का प्रावधान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को इतना क्यों बचाना है? अब यदि ये लोग पद पर बैठे हुए घोर पक्षपात करें, मनमानी करें या इनकी लापरवाही से बड़ी गलती हो जाए तो फिर इनकी जवाबदेही क्या होगी? आप राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार को याद करिए, दोनों कितने झूठे हैं, कितना झूठ बोलते हैं। पहले वाले शायरी सुना सुना के झूठ बोलते थे और ये वाले गुस्सिया गुस्सिया के झूठ बोलते हैं। 50 सवाल होगा तो 5 का जवाब देंगे गोल गोल करके जो अपनी पसंद का होगा, बाकी सवाल गटक जाएंगे। ऑन कैमरा झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाते हैं और ये झूठ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इन्हें मोदी सत्ता ने इम्यूनिटी दे रखा है। सवाल यह कि क्या ये इम्यूनिटी लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर नहीं करती है? क्या भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएजी या जज को भी रिटायरमेंट के बाद ऐसी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है? तो फिर केंचुआ के अधिकारियों को क्यों? दरअसल मोदी सत्ता के कारनामों को देखकर यह एहसास होता है और सवाल पैदा होता है और बार बार आरोप लगता है कि चुनाव आयुक्त, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर अन्य, खुले तौर पर चुनाव में गड़बड़ियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। बीजेपी की बदमाशियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। नरेंद्र मोदी चाहे जितना आचार संहिता का उल्लंघन कर लें, झूठ बोले, नफरत फैलाएं, उनको एक नोटिस तक जारी करने की हिम्मत केंचुआ की नहीं होती। अभी हमने देखा बिहार चुनाव के दौरान एनडीए की सरकार ने लाखों महिलाओं
महिलाओं को वोटिंग के दौरान खाते में 10-10 हजार रुपए भेजा। चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया, पैसा भेजने दिया। अब ये सब कुछ जो चुनाव आयोग तथा ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्त मिलकर कर रहे हैं, भाजपा से करवा रहे हैं, ये सब कुछ गलत है, असंवैधानिक है, खुद चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ है। तो जब इस तरह से खुलेआम बदमाशी करनी है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयुक्तों को अपनी सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। भाई हम आपके कहने पर गड़बड़ कर रहे हैं तो हमको बचाने की गारंटी लीजिए, वरना देश भर में इनके खिलाफ मुकदमे हो जाते और आज नहीं तो कल जब सत्ता बदलेगी तो उन मुकदमों में ये लोग घसीटे जाएंगे, सजा मिल सकती है। इसलिए इन्हें पद पर रहते हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी परमानेंट इम्यूनिटी मोदी सत्ता ने दे दिया, ताकि ये बिना जवाबदेही और बिना किसी जिम्मेदारी के खुले तौर पर गुजराती जोड़ी के लिए काम करते रहे, बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने के लिए रास्ता साफ करते रहे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मामले की सुनवाई हम कर रहे हैं, लेकिन तत्काल इस प्रावधान पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट इस मामले की जांच करेगी कि क्या यह प्रावधान किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है और क्या संविधान के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। तो यहां स्पष्ट रूप से आम जनता भी देख सकती है यह प्रावधान किस तरीके से चुनाव आयुक्तों को अपनी मनमानी करने की छूट दे रहा है, जिसकी वजह से लोकतंत्र के जीने मरने का सवाल पैदा होता है और किसी भी लोकतंत्र का संविधान जवाबदेही पारदर्शिता की वकालत करता है। वैसे सवाल यह भी है कि इस मामले पर चीफ जस्टिस तत्काल कुछ करेंगे या फिर मोदी सत्ता को समय दे दिया जाएगा। जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला मामला पिछली होली से लटका हुआ है, इन्होंने ही कहा था कि होली बाद सुनवाई करेंगे, अभी दूसरी होली आने वाली है। तो देखना यह है कि क्या मोदी सत्ता और केंचुआ इस सवाल का जवाब देते देते कई साल गुजार देते हैं और हुजूर टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मोदी सत्ता ने एक संशोधन किया और कह दिया कि राज्य केंद्र सरकार के अधिकारी के खिलाफ जांच या पूछताछ या एफआईआर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जांच की अनुमति न दे। यहां भी खुद सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये तो भ्रष्टाचारियों को बचाने का लाइसेंस हो जाएगा। कहा गया कि सरकार अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का परमिशन ही नहीं देगी। इस वीडियो में हमने इस मामले पर विस्तार से चर्चा किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। बाकी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पीएम केयर फंड के बारे में कहा उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।